स्वागत दोस्तों, के साथ आगे सामने चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी बताएंगे दोस्तों, बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश की पार्टी ने एसआईआर के विरोध के मामले को लेकर बीजेपी को झटका दिया था दोस्तों। अब नीतीश कुमार की सरकार को ही एक्सपोज कर दिया बीजेपी की केंद्र सरकार ने। बताएंगे 70,000 करोड़ के घोटाले का राज खोल दिया गया है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी जैसे ही पहुंचे तालकटोरा स्टेडियम में जोरदार उनका हुआ है स्वागत। बताएंगे कांग्रेस पार्टी के नई रणनीति में 50% से ज्यादा वोटर को साधने के लिए बड़े बड़े दिग्गजों की फौज एक साथ दिल्ली में उतारी गई है दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरा मामला और मोदी को लेकर आदि और बच्चे पर क्या बोल गए मल्लिकार्जुन खड़गे की भाजपा के लोग भड़के पड़े हैं दोस्तों। इसी के साथ में जगदीप धनखड़ के सम्मान की लड़ाई लड़ने उतरा है इंडिया गठबंधन। बताएंगे एक डिनर पार्टी का भी आयोजन किया जा रहा है दोस्तों। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे सारी बड़ी खबरों की तरह, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि एसआईआर के मामले को लेकर आपस में ही एनडीए गठबंधन वाले एक दूसरे का सर फोड़ते नजर आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में एसआईआर हटाओ देश बचाओ लिखा जरूर बताएगा दोस्तों। और जय हिंद जय जवान जय किसान जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर नीतीश कुमार के करीबी और जनता दल यूनाइटेड के सांसद गिरधारी लाल यादव की ओर से एक बयान देते हुए एसआईआर के मामले को लेकर एनडीए सरकार से हटकर चुनाव आयोग की जमकर आलोचना की गई थी और राहुल गांधी तेजस्वी यादव को सपोर्ट किया गया था दोस्तों। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा कराए जा रहे एसआईआर के खिलाफ जनता दल यूनाइटेड का एक विरोध माना गया। आपको बता दें कि गिरधारी लाल यादव के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, जिससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए अपने सांसद के बयान का इस्तेमाल कर रही है दोस्तों। और इसके बाद उल्टा बीजेपी ने अब नीतीश कुमार की पार्टी को फंसाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि बिहार के अंदर बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं दोस्तों, लेकिन केंद्र में भाजपा सरकार के अंतर्गत आने वाले सीएजी यानी कैग ने अपनी रिपोर्ट देकर बड़ा बम फोड़ा है दोस्तों। कैग की रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार के अंदर 70,000 करोड़ रुपए के जो काम करवाए गए हैं उसे लेकर कोई प्रमाण पत्र ही मौजूद नहीं है, यानी 70,000 करोड़ रुपए बिहार सरकार ने कहां खर्च किए हैं इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इसके अलावा उपयोगिता प्रमाण पत्र के लंबित रहने से धन के गबन के साथ साथ दुरुपयोग और धन के दुरुपयोग का जोखिम बना हुआ है दोस्तों। 70,000 करोड़ रुपए के कोई हिसाब किताब नहीं मिलने से लग रहा है कि एक बहुत बड़ा घपला इन पैसों का किया गया होगा, वरना रिपोर्ट होनी चाहिए थी, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी कि पैसा कहां खर्च हुआ है। और अगर आप भी मानते हैं कि सीएजी ने कहीं ना कहीं लाल झंडा दिखाकर नीतीश सरकार को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है, 2023-24 से जुड़ा हुआ ये सीएजी का रिपोर्ट है दोस्तों। जब बिना बीजेपी के नीतीश कुमार सरकार चला रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी अपना पल्ला झाड़कर नीतीश कुमार को फंसाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये रिपोर्ट जानबूझकर जारी किया गया है क्योंकि 2 दिन पहले ही जनता दल यूनाइटेड के सांसद ने बीजेपी को झटका दिया था, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड ने अपने सांसद के खिलाफ कोई मजबूत ठोस कार्रवाई नहीं की, तो कहीं ना कहीं अब ये रिपोर्ट जारी करके नीतीश कुमार सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। और आप लोग जानते हैं कि एनडीए गठबंधन वालों की खुद की लड़ाई का पूरा मसला है दोस्तों। जब आपस में ही विवाद हो रहा है तो एक दूसरे को धीरे धीरे करके एक्सपोज करते जा रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि इसी तरीके से आपस में लड़ेंगे तो सबके सामने पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएंगे, तो 2 शब्द लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम के अंदर राहुल गांधी समेत कांग्रेस पार्टी ने अपनी ताकत का एहसास करवाया है दोस्तों। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ओबीसी समाज को लेकर जो अपना एक संगठन बनाया था दोस्तों, उसका तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली के अंदर पहली बार सम्मेलन हुआ है। ओबीसी सेल ने भागीदारी न्याय सम्मेलन का आयोजन किया दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर आलोचना की दोस्तों। राहुल गांधी ने इस दौरान बोला, नरेंद्र मोदी की कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनसे 2-3 बार मिल चुका हूं, उनकी सिर्फ शोबाजी चलती है, यानी एक गुब्बारा है जो मीडिया वालों ने फुला रखा है। इसके बाद राहुल गांधी ने जातीय जनगणना को लेकर भी वादा किया दोस्तों। आपको बता दें कि 3 बड़े प्रस्ताव पर मोहर लगाया गया, जिसमें जातीय जनगणना और प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन के साथ साथ 50% की लिमिट को तोड़ने की बात कही गई है। आपको बता दें कि इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी के सारे बड़े ओबीसी नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी है दोस्तों। मल्लिकार्जुन खड़गे इस दौरान बोलते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी झूठों के सरदार है, थोड़ी सीटें और हो जाती हमारी तो हम लोग बीजेपी का तख्ता पलट कर देते। मोदी जी कहते हैं कि मुझे भगवान ने पैदा किया है, शादी करने से बच्चा होता है, घर पर सोने से बच्चा पैदा नहीं होता। आरएसएस और बीजेपी वाले विष है, जहर है, चाटो मत, एक बार चाटोगे खत्म हो जाओगे। पिछड़ों की बात करते हैं राहुल गांधी। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे की इन बातों से बीजेपी के लोग भड़के पड़े हैं दोस्तों, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता सारे यहाँ पर जो मौजूद थे वो ओबीसी समुदाय के दिग्गज नेता है दोस्तों। जहां पर रेवंत रेड्डी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि नरेंद्र मोदी ओबीसी समुदाय से नहीं आते, यानी जन्म से ओबीसी नहीं है, बल्कि बाद में डॉक्यूमेंट के सहारे उनको ओबीसी समाज में जोड़ा गया। इसके बाद राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे, सिद्धरमैया और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हो रही है दोस्तों। आपको बता दें कि इस सम्मेलन की ये तस्वीर है जिसमें 4 बड़े नेता नजर आते हैं। पहले अशोक गहलोत जो ओबीसी समुदाय से आते हैं, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वर्तमान कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, और उनके साथ में राहुल गांधी है दोस्तों। और ये कांग्रेस पार्टी के अंदर ओबीसी राजनीति का एक प्रमुख स्तंभ है दोस्तों। भूपेश बघेल ने इसी तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, भागीदारी न्याय सम्मेलन नई दिल्ली। और इस दौरान राहुल गांधी ने
बड़ी दिलचस्प बात बोली है दोस्तों। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं 2004 से राजनीति में हूं। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने एक गलती की। मैंने ओबीसी को उस तरीके से रक्षा नहीं की जिस तरीके से मुझे करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे उस समय में इस मुद्दे की गहराई के बारे में ज्यादा नहीं पता था। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे अफसोस है कि मुझे आपके यानी ओबीसी के इतिहास के बारे में, आपके मुद्दों के बारे में पता नहीं चला। मैं उस समय जातीय जनगणना पहले ही करवा देता। ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। ये कांग्रेस पार्टी की गलती नहीं है, ये मेरी व्यक्तिगत गलती है क्योंकि मुझे इस बारे में पता नहीं था। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी जैसा जिगरा चाहिए एक नेता को यह स्वीकार करने में कि उनसे कहां गलती रह गई है और क्या सुधारा जा सकता है। साथ साथ दोस्तों जगदीप धनखड़ को अचानक से पोस्ट से हटाकर बीजेपी इस पूरे मामले पर मट्टी डालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इंडिया गठबंधन ने फैसला लिया है कि इस पर जोरदार तरीके से विरोध किया जाएगा और एक तरीके से दोस्तों जगदीप धनखड़ वाले मामले को उभारना चाहता है इंडिया गठबंधन। यही बड़ा कारण है कि अब खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को फेयरवेल देने की मांग की है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी अपने तरीके से यानी इंडिया गठबंधन को साथ में लेकर जगदीप धनखड़ के लिए डिनर का आयोजन कर सकती है और खबर यह है कि जगदीप धनखड़ को आमंत्रित भी किया गया है। दोस्तों सूत्रों का कहना है कि जगदीप धनखड़ शायद फेयरवेल डिनर में शामिल हो जाए या ना हो, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका कैसे समीकरण था। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन कोशिश कर रहा है कि जगदीप धनखड़ को टेबल पर लेकर आए, उनसे बातचीत करे और उनके मन में जो भी बीजेपी को लेकर सवाल है वो सबके सामने वो रखे और एक तरीके से जगदीप धनखड़ के साथ में मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन खड़ा रहना चाहता है और इसीलिए डिनर पार्टी की जा रही है ताकि उनको फेयरवेल दिया जा सके, विदाई दिया जा सके। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि उपराष्ट्रपति की विदाई का समारोह तो होना ही चाहिए और जगदीप धनखड़ के साथ यह अन्याय इंडिया गठबंधन को नहीं होने देना चाहिए और बिल्कुल सही किया है इंडिया गठबंधन ने फेयरवेल के लिए डिनर का आयोजन करके, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों अब देखते हैं जगदीप धनखड़ इन्विटेशन को स्वीकार करते हैं, निमंत्रण को स्वीकार करके आते हैं या नहीं आते। दोस्तों साथ साथ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली के अशोक विहार स्थित जेलर वाला बाग और वजीरपुर के अंदर इलाके में दौरा करने पहुंचे। तो दोस्तों ये वही इलाका है जहां पर बीते दिन डीडीए की ओर से डिमोलिएशन का काम किया गया था, यानी बुलडोजर चलाया गया था और कई सारे लोग इससे बेघर हो गए। 500 मीटर के एरिया में बुलडोजर चलाया गया था। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने यहां पर बेघर लोगों से मुलाकात की और डिटेल में जानकारी ली है। दोस्तों आपको बता दें कि 6 महीने में वजीरपुर, मद्रासी कैंप, जेवरवाला बाग और गोकुलपुर के साथ साथ मादीपुर समेत कई इलाकों के अंदर बुलडोजर चलाए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि 2 इलाकों में बुलडोजर चलाने की तैयारी और की जा रही है। आम आदमी पार्टी के नेता के दावे के बीच राहुल गांधी ने लोगों से मुलाकात करके उनसे डिटेल में जानकारी ली है। दोस्तों संसद भवन के अंदर ये सारे सवाल उठाए जाएंगे जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को देना पड़ेगा। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले को लेकर। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि दिल्ली वालों ने, खासकर झुग्गी वासियों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर अब अपनी गलती को महसूस करना शुरू कर दिया है और राहुल गांधी उनकी लड़ाई के लिए उनके साथ में हमेशा से मौजूद है। दोस्तों एक बार फिर से झुग्गी झोपड़ियों में नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। इसका सीधा मतलब है कि आने वाले दिनों में लोकसभा में जब भाषण होगा दोस्तों तो इस दौरान राहुल गांधी इसका भी जिक्र करेंगे। जिस तरीके से दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के बाद बुलडोजर वाला एक्शन लिया जा रहा है, इसी के साथ में दोस्तों अपने आप को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान के साथ एक और बड़ा खेला हो गया। खबर यह है कि खगड़िया जिले के लगभग 38 नेताओं ने एक साथ, वरिष्ठ नेताओं ने इस्तीफा देकर रामविलास पासवान की पार्टी छोड़ दिया और आरोप लगा दिया कि रामविलास पासवान की पार्टी केवल कुछ नेताओं की जागीर बनकर रह गई है, यानी चिराग पासवान की पार्टी में यह बड़ी फूट हुई है। दोस्तों 38 नेताओं का इस्तीफा देना कोई छोटा मोटा मामला नहीं है और खगड़िया जैसा जिला जहां पर उनका खुद का सांसद है और कुछ ही एक जिले ही है जहां पर चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ती है, मजबूती से चुनाव लड़ती है, उसमें से एक खगड़िया है जहां पर 38 नेताओं ने इस्तीफा देकर पूरे संगठन को ही हिलाकर रख दिया है। दोस्तों इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंदरूनी कलेश एक बार फिर से खुलकर सबके सामने आ गया है। खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से जुड़ा हुआ है दोस्तों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आए दिन कोई ना कोई पदाधिकारी एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकता नजर आता है। कानपुर नगर के एक विधानसभा सीट से विधायक और योगी सरकार के मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति अनिल शुक्ला की ओर से एक वीडियो जारी किया गया दोस्तों और वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें अकबरपुर लोकसभा से सांसद बीजेपी के नेता देवेंद्र सिंह भोले की औकात दिखाने की बातें बोलते नजर आ रहे हैं। दोस्तों मंत्री के पति और सांसद में आर पार की लड़ाई छिड़ी पड़ी है। दोस्तों सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पूर्व सांसद ने कहा कि अकबरपुर लोकसभा से सांसद देवेंद्र सिंह भोले की औकात दिखा देंगे। अब सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो एक दूसरे की औकात दिखाने की बातें कर रहे हैं, क्या ये जनता का विकास कभी कर पाएंगे? ये तो आपस में ही एक दूसरे से लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के एक नेता दूसरे नेता से इसलिए नाराज है क्योंकि उनको कुछ मलाई नहीं मिल पा रही है। दोस्तों इससे पहले प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते बीजेपी के नेता अब खुद के अपने सांसदों और विधायकों के अंदर बीच में तलवारें खींची पड़ी है। दोस्तों मंत्री और सांसद के बीच में लड़ाई चल रही है। उनके पति भी अब सांसद के खिलाफ उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर मामला और ज्यादा कैसे उभरकर सामने आता है दोस्तों। लेकिन लगातार हर जिले से कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी में आपसी कलेश की खबरें आती चली जा रही है। दोस्तों इसी के साथ में बीजेपी और उसके सहयोगी आरएसएस की ओर से बार बार एक बहस को छेड़ा जाता है दोस्तों, जिसमें कहा जाता है कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटा दिया जाएगा। भारत के संविधान के प्रस्तावना में ये 2 शब्द है दोस्तों, जिसे बाद में जोड़ा गया था और आरएसएस के लोग इसे हटाने की बातें बोल रहे हैं। इस
पर जमकर चर्चा कुछ दिन पहले भी हुई थी और ऐसे में दावा किया जाता कि अब जो पार्लियामेंट यानी संसद का सत्र शुरू होने वाला है उसमें इन दो शब्दों को हटाने को लेकर भी प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। ऐसे में दोस्तों एक सवाल राज्यसभा के अंदर मंत्री से, भाजपा के मंत्री से पूछा गया कि क्या आप लोग समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रियम्बल से यानी भारत के संविधान के प्रस्तावना से हटाने को लेकर कोई तैयारी कर रहे हैं। तो इस पर जवाब सरकार की ओर से दिया जाता है और कहा जाता है कि सरकार ऐसी कोई बात पर विचार नहीं कर रही है। हम लोग समाजवाद या धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान के प्रस्तावना से हटाने पर कोई चर्चा या फिर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अफवाह कौन फैला रहा है दोस्तों? आरएसएस के प्रमुख के बयान के बाद से शायद चर्चा शुरू हुई थी और उसके बाद गोदी मीडिया इस बात को बार बार बोलकर माहौल को गर्म करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब खुलकर बीजेपी की सरकार ही कटघरे में खड़ी हो गई है दोस्तों, क्योंकि भाजपा की सरकार ने इस बात से इंकार कर दिया है कि ऐसी कोई चर्चा नहीं चल रही है। इस पर सुप्रिया शिनेट ने कहा कि देश भर में जमकर जब विरोध हुआ तब जाकर ये लोग सदन में अब बोल रहे हैं कि इस पर कोई चर्चा नहीं चल रही है। संविधान को बार बार बदलने की कोशिश और उसकी बातें बोलना इनकी आदत बन गई है। हालांकि ये लोग इस बात को हमेशा ध्यान रखे कि जब तक कांग्रेस पार्टी मौजूद है तब तक भारतीय जनता पार्टी ऐसा कभी नहीं कर पाएगी और 2024 के बाद से तो कांग्रेस पार्टी के खिलाफत करने के बाद एक भी नियम बीजेपी पास नहीं करवा पाई है। दोस्तों आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ मायावती ने भी इस मामले को लेकर कहा कि देश के कानून मंत्री ने संसद के अंदर जवाब देते हुए, बयान देते हुए संविधान की प्रस्तावना से सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष शब्द आदि को हटाने संबंधित सरकार के रवैये को लेकर स्पष्टीकरण देते हुए बोला है कि सरकार की ऐसी कोई नियत नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है कि इस शब्द को हटाया जाए। बहन कुमारी मायावती आगे बोलती है कि ये उचित और सराहनीय तथा खासकर हमारी पार्टी बीएसपी सहित देश व देश भर के उन सभी लोगों के लिए राहत की खबर है और अच्छा आश्वासन है जो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में इस प्रकार के किसी भी अनुचित बदलाव या छेड़खानी के पूरी तरीके से विरुद्ध खड़े हैं तथा ऐसी उठने वाली गलत मांगों को लेकर चिंतित भी थे। वैसे भी ये सर्वविदित है कि अपना देश यानी भारत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी आदि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों का विश्व के सबसे बड़ी आबादी वाला देश है तथा संविधान के जरिए विविधता में एकता की विशेषता इसकी बेमिसाल पहचान दुनिया भर में है। सभी धर्मों को मानने वाले लोगों को एक समान आदर सम्मान देने के साथ साथ समता मूलक समाज व्यवस्था आदि की सोच को लेकर ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान रचा तथा जिसकी झलक भारत के संविधान के हर कदम पर मिलती है। केंद्र सरकार ने संविधान को लेकर विवाद के संबंध में संविधान की पवित्र मंशा के हिसाब से अपनी स्थिति को स्पष्ट किया है। ये अच्छी बात है तथा सरकार बिना किसी की परवाह व चिंता किए हुए अपने इस स्टैंड पर कायम रहेगी, ऐसी देश की चाहत है और उम्मीद है। अब दोस्तों मायावती की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि वो बीजेपी सरकार के इस बयान का समर्थन करते हैं, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि भाजपा बार बार इस तरीके के चर्चा को क्यों प्रमोट करती है और जिन शब्दों में मायावती की ओर से पोस्ट लिखा गया है दोस्तों ऐसा लग रहा है कि वो बीजेपी सरकार पर सीधा निशाना साधने से बच रही है। आपकी क्या राय है पूरे मैसेज के बारे में लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में दावा किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इंदिरा गांधी 4083 दिनों तक देश की प्रधानमंत्री रही जबकि नरेंद्र मोदी 4083 दिन से ज्यादा प्रधानमंत्री बन चुके हैं। हालांकि ये बात एकदम गलत है दोस्तों। पहले कार्यकाल में 4083 दिन तक इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री रही थी और दूसरे कार्यकाल में भी 1752 दिनों तक वो देश की प्रधानमंत्री रही थी। तो कुल मिलाकर 5835 दिन इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री रही थी। तो आज भी नरेंद्र मोदी से काफी आगे है इंदिरा गांधी दोस्तों। नरेंद्र मोदी को 3 साल और प्रधानमंत्री रहना होगा इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के लोगों की ओर से कहा गया कि चलिए दोनों नेताओं के बीच के अंतर को देखते हैं। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री रही तो उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनकर क्या किया? अमेरिका के दबाव में सीज फायर कर लिया। इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जबकि नरेंद्र मोदी बातों की जलेबी बनाते रह गए। इंदिरा गांधी जी ने राजे रजवाड़ों को मिलने वाले प्रीवी पर्स को खत्म कर दिया जिससे राजे रजवाड़े इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़े हो गए। इसके बावजूद उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी दोस्तों। जबकि दूसरी ओर मोदी के प्रधानमंत्री बनकर भाजपा ने केवल नफरत फैलाई और भारत का पहला परमाणु प्रशिक्षण यानी स्माइलिंग बुद्धा नाम से जो प्रशिक्षण किया गया था वो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया गया। जबकि प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हिंदू मुसलमान की आग भड़काई गई। इसके बाद आगे बोला गया कि इंदिरा गांधी के टाइम में हरित क्रांति से देश को अनाज पर आत्मनिर्भर बनाया गया जबकि मोदी के शासनकाल में बेरोजगारी बढ़ी और बेलगाम महंगाई की मार पड़ी हुई है। तो चुप बैठ जाओ महामूर्खों, थोड़ी ढंग की बातें करो और आंकड़ों के हिसाब से असलियत देखो, हवा में तीर चलाना बंद करो। आपकी क्या राय है दोस्तों? इंदिरा गांधी या नरेंद्र मोदी लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ बिहार के अंदर चुनाव से पहले शुरू हुए वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर एक और नई अपडेट सामने आई है दोस्तों। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार को लेकर एक और बड़ा दावा करते बताया है कि लगभग 65 लाख वोटर हटने वाले हैं। पहले 32 लाख का दावा किया गया था, उसके बाद 52 लाख का और अब 65 लाख वोटर हटेंगे लिस्ट में से। ये एक नया बड़ा दावा सामने आया है जिसे लेकर और भी कई सारे सवाल पूछे जाएंगे दोस्तों। गंभीर मामला है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी ओबीसी इकाई की ओर से अपना लोगो लॉन्च किया गया है दोस्तों। इस लोगो को देखिए, आप इसे 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे और इसके डिजाइन को देखकर आपको क्या याद आता है? क्या गांधी जी का चरखा और अशोक चक्र जो नजर आ रहा है क्या ये न्याय की ओर संकेत दे रहा है? और कांग्रेस पार्टी ने एक अच्छी मैसेजिंग की है इस
लोगों को बनाकर, क्या लगता है आपको, लिखिएगा जरूर। साथ साथ दोस्तों सुधीर चौधरी ज्यादा स्मार्ट बन रहे थे। विपक्ष की ओर से लोकतंत्र पर वार करने पर बीजेपी सरकार की आलोचना करते हुए पार्लियामेंट में विरोध किया जाता, लेकिन जो बैनर लगाया गया दोस्तों उसमें लोकतंत्र की जगह लोकतंत्र लिखा हुआ था। और वैसे हिंदी व्याकरण के आधार पर देखें तो ये बात एकदम सही है। लोकतंत्र ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर त्र को दो अलग अलग ता में तोड़ा जाए तो वो ऐसे ही टूटता है जैसा लिखा हुआ है दोस्तों। तो एक तरीके से व्याकरण के आधार पर ये सही है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों को, खासकर जो तथाकथित गोदी मीडिया वाले होते हैं जिनका काम ही विपक्ष को बदनाम करने का होता है, वो होशियार बनते हुए तस्वीर शेयर करते हुए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रहे थे और दावा कर रहे थे कि भारत में लोकतंत्र में क्या हो रहा है, यानी विपक्ष पर तंज कसते हुए सुधीर चौधरी की ओर से यह पोस्ट किया गया था दोस्तों। लोकतंत्र की जगह लोकतंत्र बोलकर विपक्ष पर निशाना साधा जा रहा था। इसके बाद सुधीर चौधरी का एक पोस्ट निकाल लिया गया दोस्तों। इस पोस्ट में सुधीर चौधरी व्यंग नहीं लिख पा रहे हैं और लेखक अशोक कुमार पांडे ने दो गलतियां निकालते हुए कहा कि सोचिए कि हिंदी के एक एंकर एक वाक्य में इतनी वर्तनी और व्याकरण दोनों में गलतियां कर रहे हैं और विपक्ष को भाषा का ज्ञान देते हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि गोदी मीडिया वाले जो पत्रकार हैं उनको तो खासकर ज्ञान देना बंद करना चाहिए। उनकी हकीकत क्या है, उनका भाषा पर कितना ज्ञान है और कितनी उनकी अंडरस्टैंडिंग है, ये दुनिया जानती है और सबको पता है कि ना तो ये भाषा के ज्ञाता है और ना ही इनको साहित्य से कोई लेना देना है, ना ही इनको पत्रकारिता से कोई लेना देना है, ना ही ये बेसिक जानते हैं। केवल दिन और रात में केवल एजेंडा फैलाते रहते हैं। साथ साथ दोस्तों झालावाड़ से एक खबर सामने आती है जहां पर स्कूल टूटने के कारण कई सारे बच्चों की मौत हो जाती है दोस्तों। ऐसे में इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया पर लोगों की ओर से प्रतिक्रिया दी गई तो आसपास के प्रशासन के लोग पूरी तरीके से हिल गए दोस्तों। और दुखद बात यह है कि उस स्कूल तक जाने वाली जो सड़कें थी वो टूटी फूटी सड़कें थी दोस्तों, उसको बनाया जाना शुरू कर दिया गया। यानी कोई सरकार का बड़ा अधिकारी वहां पर इंस्पेक्शन करने के लिए आए तो कहीं सड़क के खस्ता हालत को लेकर वो डिपार्टमेंट पूरा एक्सपोज ना हो जाए, इसीलिए आनन फानन में सड़कें बनानी शुरू कर दी गई दोस्तों। और इसी से पता चलता है कि भारत के अंदर जो प्रशासनिक महकमा है वो कितना शर्मनाक काम करता है दोस्तों। यानी इतने बच्चों की मौत हो गई, इसके बावजूद अब अपनी छवि बचाने के लिए सड़कों को रिपेयर करने लगे हैं, केवल इसलिए क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट इन इलाकों के अंदर होने वाला है। दो शब्द ऐसी मानसिकता वाले प्रशासनिक व्यक्तियों के बारे में जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। वहीं पर मध्य प्रदेश के विधानसभा परिसर के अंदर नारेबाजी और प्रदर्शन पर रोक लगा दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने जताया जोरदार तरीके का विरोध। 28 जुलाई से शुरू हो रहे सत्र को लेकर कांग्रेस पार्टी ने इस आदेश का विरोध किया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए कहा कि सरकार पर जनहित से जुड़े मुद्दों को दबाव का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि यह आदेश है विधायकों को परिसर में प्रदर्शन और नारेबाजी से रोकने का और एक तरीके से सरकार से जो सवाल पूछे जाएंगे, दबाव बनाया जाएगा, उसे रोकने का ये एक प्रयास है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम इस फैसले का विरोध करेंगे, विधानसभा के स्पीकर से मुलाकात करेंगे, अध्यक्ष से मुलाकात करके सरकार पर दबाव बनाएंगे कि वो ऐसी तानाशाही पूर्ण कोई फैसला ना ले, वरना विपक्ष अपने तरीके से फिर जवाब देगा। साथ साथ दोस्तों राहुल गांधी का अब गुजरात का दौरा होने वाला है। गुजरात कांग्रेस ने इसकी तैयारी कर ली है। पार्टी ने अपना नया प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया अमित चावड़ा को और अब उनके शपथ ग्रहण समारोह के बाद राहुल गांधी का गुजरात का दौरा हो रहा है। संगठन के विस्तार को लेकर चर्चा होने वाली है दोस्तों। और कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने सोनिया गांधी के घर पर जिग्नेश मेवाड़ी से मुलाकात की थी दोस्तों, तो उनकी भी बड़ी भूमिका आने वाले दिनों के अंदर गुजरात में तय की जा सकती है। इसी के साथ में जगदीप धनखड़ को राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिए 4 दिन हो गए, लेकिन अभी तक पता नहीं चला कि आखिर हुआ क्या दोस्तों। ऐसे में कुछ सूत्रों के हवाले से जो जानकारी दी गई है, दावा किया गया उसके अनुसार राज्यसभा में खुद जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए भाजपा सरकार अविश्वास का प्रस्ताव लेकर आने वाली थी। यानी ऐसा लगता है दोस्तों की बात काफी आगे बढ़ गई थी। क्या कोई बड़ा खुलासा करने वाले थे जगदीप धनखड़ या फिर बीजेपी के साथ उनकी आपस में लड़ाई हो गई थी। जजों को लेकर कई तरीके की थ्योरियां चल रही है दोस्तों, लेकिन जगदीप धनखड़ जब तक खुलकर बोलेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि आखिर पूरा मामला क्या था, क्योंकि गोदी मीडिया के साथ मिलकर पूरे मामले को सही से दबाने के प्रयास दिन रात किए जा रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य के अंदर अवैध भूमि कब्जे को लेकर कड़ा रुख अपनाया है दोस्तों। उन्होंने बिहार और पश्चिम बंगाल के लोगों सहित बाहरी लोगों पर सरकारी और वन भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ने स्थानीय प्रशासन को अवैध कब्जे की पहचान कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं दोस्तों। यहाँ पर भी बंगाली और बिहारियों से भाजपा के नेताओं को दिक्कत हो रही है और वो इस तरीके का दावा कर रहे हैं जो शायद उनके पास कोई तथ्य मौजूद नहीं होंगे, लेकिन हवा में तीर चला रहे, क्योंकि इससे पहले कई लोगों को बांग्लादेशी बता रहे थे, लेकिन जब मामला उल्टा पड़ गया तो उसके बाद अब बिहारी और बंगाली बताकर स्थानीय कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लोकल अस्मिता का कार्ड खेल रहे हैं। साथ साथ दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और कर्नाटका विधान परिषद के सदस्य सीटी रवि ने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जो 9 सीटें जीती है वो एक साजिश और चुनावी धांधली के आधार पर जीती है। रवि ने कहा कि एनडीए ने कांग्रेस की साजिश के बावजूद कर्नाटका में 19 सीटें जीतकर लोकतंत्र की रक्षा की है। यानी अब कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगा रहे दोस्तों, हालांकि इनके पास कोई तथ्य नहीं है और केंद्र में कांग्रेस की सरकार भी नहीं है जो मैनिपुलेशन होगा। कुल मिलाकर ये कांग्रेस पार्टी के आरोपों को बराबर करने के लिए, इक्विलेट करने के लिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं। इन्हें भी पता है कि इनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों। साथ साथ बिहार विधानसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण के मामले को लेकर बॉयकॉट करने के संकेत दे दिए दोस्तों। तो इस पर मुकेश सहनी ने कहा कि पक्षपात पूर्ण चुनाव में हिस्सा लेने से अच्छा चुनाव का बहिष्कार ही कर दिया जाए। तेजस्वी यादव जो फैसला लेंगे हम उनके साथ
साथ मजबूती के साथ डंके की चोट पर खड़े हैं। अगर बहिष्कार का कॉल दिया जाएगा तो हम लोग बहिष्कार करने को भी तैयार है। चुनाव लड़ना हमारी प्राथमिकता नहीं है, समाज के लोगों को न्याय दिलवाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और इन्हीं बातों से स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं चुनाव बहिष्कार को लेकर भी एक विस्तृत चर्चा हुई है। दोस्तों तेजस्वी यादव ने जो बातें बताई है कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं बॉयकॉट करने को लेकर भी, बहिष्कार करने को लेकर भी, तो ये सीरियस मैटर है। कोई हवा में तीर तेजस्वी यादव नहीं चला रहे। जरूर बातचीत हो रही है, गंभीर स्तर पर बातचीत हो रही है। वहीं पर 125 यूनिट मुफ्त बिजली दिए जाने के ऐलान के बाद खबर बिहार से है दोस्तों, जहां पर लगातार पावर कट की खबरें सामने आ रही है। बिहार में जो अमूमन बिजली आया करती थी थोड़े बहुत ही वोल्टेज के साथ में, अब वो भी आना बंद हो गया है दोस्तों, क्योंकि नीतीश कुमार ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। अब सवाल यह है कि जब बिजली नहीं आएगी तो 125 यूनिट मुफ्त बिजली का क्या फायदा है, और 125 क्या अब तो पूरा फ्री कर दे तब भी कोई वैल्यू नहीं है। आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। दिख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। जल्द से जल्द वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद।